Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on Law Semester Q&A series. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम थ्री टॉपिक्स. द वेरी फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इन रिलेशन टू कैरेक्टर और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इन रिलेशन टू जुडिशियल नोटिस. तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन. तो सवाल पूछा गया है जी ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन. तो इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में ऑन द जनरल रूल ऑफ ऑन रेलिवेंसी ऑफ ओपिनियन. तो अगर हम जनरल बात करें तो क्या किसी के भी ओपिनियन रेलिवेंट होते हैं? तो आंसर आता है कि किसी का भी ओपिनियन रेलिवेंट नहीं होता है. क्यों ओपिनियन रेलिवेंट क्यों नहीं होता है? रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि ओपिनियन होती है एक राय और कोर्ट में राय की कोई जगह नहीं है. वहां पर हम बात करते हैं फैक्ट्स की एंड सो ऑन. तो इसलिए जनरल रूल ये होता है कि किसी का भी ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट नहीं होता है. लेकिन अब इसकी हैं कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 39 टिल सेक्शन नंबर 45 सारी के सारी एक्सेप्शंस हैं. कब? जब आपका ओपिनियन जो है वो रेलिवेंट हो जाता है. तो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो कोर्ट में रेलिवेंट होता है. अब यहीं से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट इज अ स्पेशली स्किल्ड पर्सन. अब ये स्पेशली स्किल्ड पर्सन जो है, जो कि एक्सपर्ट है, जिसमें कि एक बहुत ही अगर सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए तो अगर एक डेड बॉडी है तो अब उस डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम होता है, जो कि एक डॉक्टर करता है, वो एक अपनी राय रखता है कि इसकी कॉज ऑफ डेथ हो सकती है, ये नेचुरल डेथ है या किसी ने इसका गला दबाया और उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है, या किसी ने इसको जहर दिया है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है. तो उस तरीके से वो डॉक्टर जो है वहां पर क्या हो जाएगा, एक एक्सपर्ट हो जाएगा, जो कि स्पेशली स्किल्ड पर्सन है, जो कि अपनी राय दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट अबाउट द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द विक्टिम. आगे बढ़ते हैं. ओपिनियन ऑन द पॉइंट ऑफ. अब ये किन किन पॉइंट्स के पे जो है ओपिनियन जो है एक्सपर्ट्स का लिया जा सकता है? स्टूडेंट्स, अगर यहां पे बात की जाए ओवरऑल एक लेमन भाषा में, तो यूजुअली जो आपके जज साहब होते हैं, तो वो कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हो सकती हैं जिसके वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं? तो इंडियन लॉज के तो वो एक्सपर्ट हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर वंस? अब यहां पर हम लिस्ट एक बार देखते हैं. तो सबसे पहला है फॉरेन लॉ, सेकेंड वन इज योर साइंस, थर्ड वन इज योर आर्ट, उसके बाद है एनी अदर फील्ड, उसके बाद आपका हैंड राइटिंग एंड द लास्ट वन इज फिंगर इंप्रेशन. तो अब आपको इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है. तो इन शॉर्ट की फॉरेन लॉ को अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर केस में रेफर करना है तो उसके लिए आप एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हो. सिमिलरली इन द केस ऑफ साइंस, जिसमें डॉक्टर का भी एक एग्जांपल आ जाता है, देन द आर्ट, ठीक है जी, एनी अदर फील्ड. अब ये जो फील्ड है आपकी, ये आपका एक तरीके से एक न्यू है, विच मींस कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बाकी तो 5 चीजें थी, लेकिन ये एनी अदर फील्ड, जो कि मतलब अब इसके पूरे के पूरे स्कोप को काफी वाइड कर दिया गया है. इन शॉर्ट यहां पर कोई भी ऐसी फील्ड भी आ सकती है जो कि फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन में फॉल नहीं करती है, और जज साहब को लगता है कि उन्हें एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो यहां पर भी जो है एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट. ठीक है, जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसमें बनता है कि अगर किसी ने एक्सटॉर्शन के लिए लेटर वगैरह लिखा है और अपने हाथ से ही लिखा है, अब जो एक्यूज्ड है क्या ये उसी ने लिखा है? तो वहां पर एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है. सिमिलरली फिंगर इंप्रेशन, तो अगर मान लीजिए कोई उंगलियों के निशान है या अगर कहीं पे थंब इंप्रेशन है, वो हमें कंफर्म करना है कि सेम पर्सन का है या डिफरेंट पर्सन का है, तो उसके लिए भी जो भी आपके रेलिवेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉल किया जा सकता है और उनका ओपिनियन लिया जा सकता है. अब आ जाते हैं इस आंसर के लास्ट पार्ट पे, दैट इज इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशंस के लिए मैंने आपके बेरेट से ही 2 इलस्ट्रेशंस पिक की हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन. तो क्या जो ए की डेथ है वो जहर देने से ही हुई है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू सिम्टम्स. अब कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि बहुत जनरली हमने ये सुना है और देखा है कि अगर डेड बॉडी का कलर ब्लू हो जाए तो इट मींस कि उनको जहर दिया गया था. तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं जो कि यूजुअली पॉइजन से ही होते हैं, विच इज सपोज टू हैव डाइड, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो रेलिवेंट हो जाएंगे. और यहां पर हम बात रेलिवेंसी की ही तो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 से लेकर टिल सेक्शन नंबर 50, सारे के सारे क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स ही तो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, फॉलोड बाय योर स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एडमिशंस, कन्फेशंस, डाइंग डिक्लेरेशन, अदर स्टेटमेंट्स एंड देन योर जजमेंट्स, और उसके बाद ही आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, और फिर द लास्ट वन इज योर
character. Now the next one is, the question is whether A at the time of doing a certain act was reason of unsoundness of mind. तो हमारे सामने ये सवाल है कि जो मिस्टर ए है उसने जो कोई भी एक सर्टेन एक्ट किया है उस वक्त उस मोमेंट पे वो अनसाउंड था या नहीं था। तो अब देखिए ऐसे तो हर कोई कह सकता है कि भाई मैं तो अनसाउंड माइंड था जिस टाइम पर मैंने एक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनरल एक्सेप्शंस या तो खुद पढ़ी होंगी और नहीं भी अगर लॉ से रिलेटेड नहीं होंगे तो एडवोकेट साहब ने ऑप्शन बता दिया होगा। तो उन सर्कमस्टांसेस में अब जज साहब को कैसे पता लगेगा कि भाई जब आपने ऑफेंस किया था तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपका मेंटल स्टेटस क्या था। तो अब ये तो कोई एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि क्या इनको अटैक्स होते हैं या नहीं होते हैं, क्या ये 24 आवर्स अनसाउंड माइंड रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अनसाउंड माइंड थे या नहीं थे। तो वहां पर हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होगी ही होगी और वहां पर उनका जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा दैट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट। तो आई थिंक ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस। तो यहां पे दो क्वेश्चंस हैं, पहला रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन क्रिमिनल केसेस। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे आंसर को विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरेक्टर, ठीक है, जिसका जो कि मैंने पिकअप किया है सेक्शन नंबर 50 की ही एक्सप्लेनेशन पार्ट से। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। तो आप इसको और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर इंट्रोडक्शन। कैसे? कि भाई कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल जो लोग हैं उनमें आपकी रेपुटेशन किस तरीके की है, ठीक है। जैसे आपने वो एक डायलॉग सुना होगा ना, इज्जत कमाने में जो है वो सालों बीत जाते हैं लेकिन जाने में 2 सेकंड नहीं लगती है, ठीक है। तो रेपुटेशन कैसी है? जैसे फॉर एग्जांपल, अरे हमारे मोहल्ले में एक मिस्टर शर्मा है सो एंड सो और बहुत ही वेल रेपुटेड इंसान है, ठीक है, तो लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर रेपुटेशन। एंड द अनदर वन इज डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन हियर मींस कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है विद द अदर, ठीक है। आप किस तरीके से बिहेव करते हैं जब आप अपने से बड़ों से बात करते हैं या अपने से छोटों से बात करते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर डिस्पोजिशन। तो आपके कैरेक्टर में ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन में हमने मीनिंग ऑफ कैरेक्टर कर लिया। अब उसके बाद रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर की बात की जाए तो सेक्शन 46 से 50 तक सारे के सारे सेक्शंस रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है स्पेसिफिकली क्रिमिनल केस, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे आपके मेन बॉडी ऑफ आंसर में, एंड दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन 47, रीड विद 48 एंड 49। यही 3 सेक्शंस हैं जो कि कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं इन क्रिमिनल केसेस, कब रेलिवेंट होता है और कब रेलिवेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन नंबर 47 पे। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। तो देखिए जब हम क्रिमिनल की केसेस के बारे में बात करते हैं तो एक क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर। लेकिन जब आप सिविल केसेस में देखेंगे तो इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्रिमिनल केसेस में जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो आपका क्या हो सकता है? वो रेलिवेंट हो सकता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल सी इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि मान लीजिए कन्विक्शन हो गई है और अब सेंटेंस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या कन्विक्शन नहीं हुई है और लग रहा है कि कन्विक्शन हो जाएगी, उस मोमेंट पर भी वहां पर गुड कैरेक्टर के जो है वो एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर अगर एक मर्डर केस चल रहा है तो उसमें गुड कैरेक्टर के रेलिवेंसी देकर वो क्यों हम उसको रेलिवेंट करा रहे हैं? द रीजन बीइंग यहां पर हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है उसको कम से कम पनिशमेंट हो। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, उसने सोसाइटी के लिए सो एंड सो अच्छे काम किए हैं, या वो ओवरऑल एक गुड कैरेक्टर को बियर करता है और वो अगर कम टाइम जेल में रहेगा और उसके बाद जेल से बाहर आ जाएगा तो वो सोसाइटी में दोबारा से कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजनिंग कि आपका जो गुड कैरेक्टर है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर है, वो किसी भी क्रिमिनल केस में रेलिवेंट हो जाता है। अब आते हैं इसी के साथ 47 के साथ ही हम पढ़ेंगे 49, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है गुड कैरेक्टर, तो विच मींस कि जो बैड कैरेक्टर है वो जनरली रेलिवेंट नहीं होता है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस कि कब बैड कैरेक्टर भी रेलिवेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। इन क्रिमिनल केसेस प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट। तो जनरल रूल तो यही है कि वो इररेलेवेंट होगा। कैसे? मान लीजिए एक एक्यूज्ड है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने सो एंड सो एसिड अटैक का एक ऑफेंस किया है। अब उसमें ये एविडेंसेस देना कि पहले इसका वैसे भी बैड कैरेक्टर है तो उसकी कोई
जो है वो सेंस नहीं बन रही है, विच मींस कि आप उस केस पर ही रहिए, आप वो एविडेंसेस प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट में जो कि ये बताते हो कि उसी ने एसिड अटैक किया है, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका बैड कैरेक्टर इरेलीवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी केस में गुड कैरेक्टर दिया जा रहा है तो उसके रिप्लाई में, विच मींस कि अगर दूसरी पार्टी को लगता है, विच इज जनरली द डिफेंस, तो उनको अगर जो दूसरी पार्टी है हमारी प्रोसिक्यूशन, ठीक है, वो बैड कैरेक्टर का जो है एविडेंस दे सकती है अगर उनको लगता है कि कोर्ट में गलत चीजें बोली जा रही हैं, ठीक है। In criminal proceedings, the fact that the accused has a bad character is irrelevant unless except evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. अब दो इसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू। तो मान लीजिए अगर आपका बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू है तो फिर रेलिवेंसी का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिफेमेशन का ही केस है तो फिर वो तो फैक्ट इन इशू ही आपका बैड कैरेक्टर हो गया एंड सो ऑन, तो फिर जो है उसके रेलिवेंसी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। Explanation 2, a previous conviction is relevant as evidence of bad character। तो अगर पहले कन्विक्शन हो रखी है तो ये तो मतलब पहले भी आपके ऊपर केस चला हुआ है, पहले भी आप कन्विक्ट हो चुके हैं, तो ये तो इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बैड कैरेक्टर। अब यहां पर एक सेक्शन और आप मेंशन करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 48, जो कि बात करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। अब ये सर्टेन केसेस कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 टिल आपके सेक्शन 78 तक, ये सारे आपके ना रेप के प्रोविजंस हैं। तो इन शॉर्ट की जब रेप की प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो उन केसेस में वेयर द कंसेंट इज एन इशू, ठीक है। अब कंसेंट जो है रेप के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर फ्री कंसेंट था तो ऑब्वियसली वो फिर शायद रेप नहीं बनेगा। मैंने कहा फिर शायद, क्योंकि और भी हमें चीजें देखनी है, बट हाँ जनरली अगर व्हेन देयर इज अ फ्री कंसेंट तो फिर वो रेप नहीं होता। तो अब हमारा क्वेश्चन ही जो है प्रोसीडिंग्स में वो है कि कंसेंट था या कंसेंट नहीं था। तो उस मूवमेंट पर आप कोई भी ऐसे एविडेंसेस कैरेक्टर के नहीं दे सकते हो इन रिलेशन टू विक्टिम। कैसे, आइए देखते हैं। एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, तो विक्टिम के कैरेक्टर पे और सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है जी, डन। तो ये चीजें जो हैं वो रेलिवेंट नहीं होंगी, शैल नॉट बी रेलिवेंट। अब यहां पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों रेलिवेंट नहीं होगी। रीजन बी कि अगर आपकी रेप की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आप एक्यूज पे बात कीजिए कि एक्यूज ने रेप नहीं किया है या सो ऑन, जो भी चीजें, आप विक्टिम के कैरेक्टर को असैसिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका और इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है जी। इन शॉर्ट प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ विक्टिम का रेप केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम का रेप से कुछ भी लेना देना नहीं है, और इसीलिए हमने स्पेसिफिकली बार कर दिया है शैल नॉट बी रेलिवेंट। ये रेलिवेंट ही नहीं होगा, और रेलिवेंट ही नहीं होगा तो एडमिसिबिलिटी की तो बात दूर दूर तक नहीं आती है। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन। इसमें इलस्ट्रेशंस भी मैंने आपको बता ही दी हैं, सो यू कैन यूज देम। अब आ जाते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे। एनुमरेट एंड इलस्ट्रेट द फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। तो अब आप इसमें सबसे पहले तो मीनिंग ही ले लेंगे कि भाई जुडिशियल नोटिस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जुडिशियल नोटिस इज समथिंग व्हेन द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सम फैक्ट्स विच इज जनरली नोन, और उनको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट वो फैक्ट्स जो कि यूजुअली जनरली सबको पता होते हैं, जनरली नोन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब ये कौन से ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं, दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स लिए जाए तो सर 2 + 2 = 4। अब क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है कोर्ट में? नो नो, एवरीवन नोज दिस कि 2 + 2 4 ही होते हैं, राइट। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। या फिर द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या जनरली नोन फैक्ट होते हैं उनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब यहां पर इसकी रीजनिंग पे भी बात करते हैं, भाई क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जिन चीजों का हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ ये चीजें हैं, तो उन चीजों पे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, राइट?
why we will waste our time to prove something which we already know? तो उन चीजों को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट वो सारे के सारे फैक्ट्स जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेता है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ये कंप्लीटली कोर्ट की डिस्क्रिशन है। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पे सेक्शन 51 के साथ साथ आपको सेक्शन 52 भी देखना होगा, जो कि कुछ आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें कि शैल वर्ड का यूज किया गया है, विच मींस कि कोर्ट वहां पर जुडिशियल नोटिस लेगा ही लेगा। जैसे कि अब यहां पर इन्होंने कहा है इलस्ट्रेट द फैक्ट्स, राइट। आई थिंक अगर आप इसमें से 4 से 5 पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 52 तो भी आपका आंसर काफी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सारे पॉइंट्स याद हैं तो आप सारे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन द कीवर्ड्स, जैसे कि ऑल लॉज इन फोर्स। अब मुझे बताइए कि सेक्शन नंबर 3 ऑफ बीएसए क्या है? ठीक है, क्या इसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं नहीं सर सेक्शन 3 तो यही है? सो दिस इज समथिंग विच इज अ लॉ विच इज इन द फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नोस की सेक्शन नंबर 3 ऑफ बीएसए या सो एंड सो सेक्शन क्या है। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई भी एग्रीमेंट है बिटवीन विद इन द कंट्री बाय इंडिया, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के जो फैक्ट्स हैं, जो कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, पार्लियामेंट की कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग है या स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसमें से ना की वर्ड्स को पिक कर सकते हो और फिर आप यू कैन इजीली एक्सप्लेन देम, और आप उनके इजीली एग्जांपल भी बना सकते हो, ठीक है। द सील्स ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, ठीक है, सील्स ऑफ एडमिरलिटी एंड मैरिटाइम जुरिडिक्शन, नोटरीज पब्लिक, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी आपकी लिस्ट है। डिवीजन ऑफ टाइम, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे वो फैक्ट्स हो जाएंगे जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही लेना होगा। सो that's it from my end. Now if you have any doubts, if you have any question, anything which is not clear to you in relation to expert opinion or in relation to character when relevant or judicial notice, you can post your questions in the comments and I'll be happy to answer them accordingly. That's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say